भारत की तरक्की की एक नई कहानी लिखी जा रही है। उस जमीन पर जिसे अब तक पिछड़ा कहा जाता था, यही वो जमीन है जिसने हमेशा देश को वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा दिया। CNBC आवाज हमेशा से तरक्की के सफर में बराबर का हिस्सेदार रहा है। उत्तर उदय हमारी एक ऐसी पहल थी जिसने दिखाया कि जवान आबादी की ताकत पर उत्तर के राज्य कैसे खुद आगे आ रहे हैं और देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया के जरिए हम सामने ला रहे हैं उन शहरों को जो देश को विकसित बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। और अब हम आ पहुंचे हैं बिहार। पूरे भारत को दिखाने की देश में सबसे तेजी से बढ़ रहे इस राज्य को कैसे मिलेगा वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा। पिछले 10 सालों में जो प्रगति दिखाई दी है वो वाकई काबिले तारीफ है। गंगा जल और अपहरण बनाने के बाद मुझे बिहार में ऐसे विषय नहीं मिले जिसके ऊपर मैं फिल्में बना सकूं। बिहार में गोवा से ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट जा रहे हैं। आज डेवलपमेंट, आज वहाँ की सड़कों की चमक देखें, आज वहाँ पुल देखें, बहुत सराहनीय है, बहुत प्रशंसनीय है और बहुत ही अनुकरणीय है। बिहार भारत की प्रगति का आधार। नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और आज हम हैं पटना की पवित्र भूमि पर। ये एक खास कार्यक्रम लेके, बेहद खास, जो हम दिल से एक अभियान के तौर पर पिछले 3 साल से चलाते आए हैं। उत्तर उदय से शुरुआत की थी ये कहने के लिए कि किस तरीके से पिछड़े राज्यों की जवान आबादी इस देश की तरक्की की कहानी लिखेगी। तो आज हम पटना में हैं ये विषय लेकर के कि क्यों बिहार की प्रगति भारत की प्रगति का आधार बन रही है और बनेगी, क्यों बिहार भारत की प्रगति की पहली शर्त है। आज हमारे साथ बेहद विशिष्ट मेहमानों का एक खास पैनल यहाँ पर है। मैं उसके पहले आपको उनका परिचय करा दूं। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के और देश के लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी हमारे मुख्य अतिथि हैं। आपने समय दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यूके सिन्हा साहब हैं जो बिहार के हैं, यहाँ पर एक प्रशासक के रूप में काम करने के बाद सेबी के चेयरमैन हैं इस वक्त। और खास बात यह है, एक बड़ी खबर आज पटना में ये हो रही है कि सीरियस प्राइवेट सेक्टर के जो लीडर्स हैं, कॉरपोरेट लीडर्स जो हैं, वो यहाँ आकर के बिहार सरकार के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ ये चर्चा करने वाले हैं इस कार्यक्रम के बाद दोपहर में कि किस प्रकार वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बिहार की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। अनिल अग्रवाल हमारे साथ हैं जो पटना के दानापुर के हैं, बिहार से गए हैं और इस वक्त ग्लोबल हस्ती हैं। बाड़मेर से लेकर भुवनेश्वर और दिल्ली से लेकर लंदन के बीच के बिजनेस का जो खाका इन्होंने खींचा है, ये हमारे लिए एक प्रेरणा भरी कहानी है। विनीता बाली हमारे साथ हैं जो ब्रिटानिया की CMD हैं और इन्होंने एक प्लांट अभी लगाया है बिस्किट का। एक छोटी पहली शुरुआत है लेकिन सिग्निफिकेंट शुरुआत है कि बिहार में इन्होंने एक फैक्ट्री लगाई है, शुरू हो गई है फैक्ट्री। जन्मेजय सिन्हा भी बिहार के हैं। यहाँ सारा बिहार कनेक्शन हमने ढूंढ रखा है अपने दर्शकों के लिए खास तौर पर। जन्मेजय सिन्हा बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के एशिया पैसिफिक के चेयरमैन हैं। दुनिया भर की सरकारों को, इनकी एजेंसी और कंपनियों को भी सलाह देती है और नॉलेज देती है। साथ में एक बेहद विशेष मेहमान है जो दरअसल हमारे मेजबान भी हैं, नेटवर्क 18 के फाउंडर और एडिटर राघव बहल। आप सबों का यहाँ आने के लिए और इस कार्यक्रम को बहुत ही पावर पैक्ड बनाने के लिए बहुत धन्यवाद। इसके पहले कि हम अपने अभियान पर ज्यादा बात करें, मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि एक प्रारंभिक टिप्पणी के तौर पर आप कुछ कहें कि बिहार की तरक्की की जो बात आजकल सब जगह एक बज़वर्ड बन गया है, उसको आज इस जिस मंजिल पर आपको जाना है वहां आप कहां खड़े हैं? ये सबसे पहले तो मैं राघव बहल जी का, अनिल अग्रवाल जी का, जन्मेजय सिन्हा जी का, यूके सिन्हा जी का, विनीता बाली जी का और आप संजय पुगलिया जी का मैं स्वागत करता हूं कि एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम को आप यहां आयोजित कर रहे हैं। बिहार के विकास की कहानी की बात आज चारों तरफ हो रही है। कभी कभी तो मुझे आश्चर्य होता है कि क्या हम लोगों ने इतना कुछ किया है कि हम इतनी चर्चा के काबिल हैं। बहरहाल इस प्रकार की चर्चा से अपने आप हम लोगों के सामने एक चुनौती भी खड़ी होती है कि ये चर्चा थमे नहीं और जिस बात को लेकर चर्चा हो रही है
यानी विकास को लेकर हम उस मंजिल पर आगे बढ़ते चले जाएं। आपने कहा कि कुछ शुरुआती टिप्पणी करें, तो सबके मन में ये बात आती है कि ऐसा हुआ कैसे। जिस बिहार को दूसरे कारणों से जाना जाता था, सदैव सुर्खियों में रहता था बिहार, लेकिन उन सुर्खियों के चलते बिहारी मन आहत होता था। कभी कभी वो अपनी पहचान भी छिपाना चाहता था। वहां से आज बिल्कुल स्थिति बदल गई और सब लोग आज बिहार की चर्चा कर रहे हैं। और बिहारी चाहे देश के किसी हिस्से में रह रहा हो या दुनिया के किसी कोने में रह रहा हो, उसको सुनकर आत्मसंतोष होता है और उसको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए जब हम लोगों ने बिहार का शताब्दी उत्सव मनाया, तो दुनिया के अनेक मुल्कों में जहां बिहारी बसे हुए हैं, उन्होंने अपने आप इस कार्यक्रम का पूरे उत्साह के साथ आयोजन किया। देश के भी कई हिस्सों में इसे मनाया गया। बिहार के अलावे दिल्ली में भी लोगों ने आयोजित किया, मुंबई में किया। तो अब बिहारियों को यह सब सुनकर अच्छा लग रहा है, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि आखिर ये हुआ कैसे। अगर उसे मैं संक्षेप में कहूं, तो जो बिहार हमें मिला था उसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है, सब वाकिफ है। लेकिन कामकाज संभालने के बाद हमने महसूस किया कि जो बदहाली की बात हम लोग बाहर किया करते थे, स्थिति उससे भी ज़्यादा खराब थी। और मैं एक बात की चर्चा हमेशा करता हूं कि बिहार कोई बैड गवर्नेंस का शिकार नहीं था। दरअसल बिहार एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस का शिकार था। वैसे तो जब बिहार की जनता ने हमें मैंडेट दिया और उस दिन ही मुझे पूछा गया कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, तो मैंने पहली प्राथमिकता भी गवर्नेंस बताई। जब दूसरी प्राथमिकता का प्रश्न उठाया गया तो मैंने फिर उसका उत्तर गवर्नेंस में दिया। और तीसरी प्राथमिकता के तौर पर भी जो हमने गवर्नेंस शब्द का उच्चारण किया, तो पूछने वाले थोड़ा हैरान और परेशान भी हुए। लेकिन मैंने दृढ़तापूर्वक कहा कि बिहार को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वह गवर्नेंस की। आकर हमने महसूस किया कि जितना हम सोचते थे उससे थोड़ा ज़्यादा ही विकट स्थिति। लेकिन हम लोगों ने जो सबसे पहले किया, वो जो स्टेट की अथॉरिटी होती है वो समाप्त हो गई थी। एक तरह से राज्य, स्टेट दिख नहीं रहा था, उसका प्रभाव नहीं दिख रहा था, उसका इकबाल नहीं दिख रहा था। तो हम लोगों ने जो सबसे पहला काम किया वो स्टेट की अथॉरिटी को रिस्टोर करने की दिशा में कदम बढ़ाया। और उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी था कि लोगों के मन से डर निकले। लोगों के मन से डर निकला। जब लोगों को दिख गया कि अपराधी कितना बड़ा भी क्यों न हो वो पकड़ा जाएगा और कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा उसे, तो लोगों के मन से डर निकल गया। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि हमारे जो मंत्रिमंडल के साथी हैं, मैं उनसे उनके विभागों की प्राथमिकताओं पर चर्चा करता था, लेकिन बात जब समाप्त हो जाती थी तो धीमे से मुझको कहते थे, जरा लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाता तो सब कुछ ठीक होता। हमने कहा इसकी चिंता आप छोड़ करके अपना काम कीजिए। फिर हमारे एक मंत्रिमंडल के सहयोगी आए और कुछ ही दिनों के बाद होली का समय था। होली यहाँ बहुत खूनी होती थी। बड़ा पुराना इतिहास है, पुराना जितना लोग टिकाए रहते थे, बदला उसी दिन लेते थे। होली के हंगामे में न जाने कितनी जानें चली जाती थी, ये सबको मालूम, और वो हम लोगों के लिए चुनौती थी। जब लोगों ने देखा कि पटना की सड़कों पर और दूसरी जगहों पर महिलाएं एक जगह से दूसरी जगह बेखौफ जा रही, तो लोगों को फिर लगा कि वाकई समाज बदल रहा है, बिहार बदल रहा है।
और बहुत ही शांतिपूर्वक होली का त्यौहार बीता। तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट आया। आज बिहार के रहने वाले लोगों को भी याद कराइए तो कुरेदने पर ये बातें याद आएंगी। आज तो लोगों को लगता ही नहीं है कि ये भी कोई मुद्दा है। तो सबसे पहली चीज हम लोगों ने जो किया वो कानून की सत्ता को स्थापित किया, राज सत्ता को फिर से स्थापित किया, उसकी अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया और यहां से बात शुरू हुई। फिर तो कहानी लंबी है, चर्चा होगी तो आगे बढ़ेगी, लेकिन इसका उल्लेख करना बहुत जरूरी है। लोगों के मन से डर निकलना, लोगों के पास पैसे थे, लोग उसको खर्च नहीं करते थे। अनिल अग्रवाल जी तो बहुत पहले चले गए यहाँ से। यहाँ बैठे हुए लोगों में से भी पूछ लीजिए, लोगों को बेहतर गाड़ी खरीदने की औकात थी, लेकिन वो मारुति 800 और कहीं ठोकर लग जाए तो डेंटिंग पेंटिंग भी नहीं कराते थे। वो देखने में ही टूटा फूटा लगे, वही सेफ है। ये हालत थी। तो लोगों के पास पैसे थे, घर बनाने के लिए पैसे थे, बनाते नहीं थे। तो जब डर निकला तो ये सब शुरू हुआ, यहां से शुरुआत हुई। फिर दिवाली के पहले धनवंतरी पूजा होती है, तो पता करिए कितनी गाड़ियां खरीदी जाती थी। ये शुरुआती दौर की बात मैं सुना रहा हूं आपको। तो एक विश्वास पैदा हुआ, लगा कि नहीं कोई शासन है, देखेगा। और फिर हमने प्रोत्साहित करने के लिए बुनियादी ढांचे में, खास करके सबसे पहले अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, तो हम लोगों ने सड़कों और पुलों पर काम शुरू किया। यहाँ का पुल निर्माण निगम, बिहार का और यूपी का पुल निर्माण निगम लगभग एक साथ बना था। यूपी का पुल निर्माण निगम इंटरनेशनल कंपनी में परिणत हो गया और बिहार के पुल निर्माण निगम को बंद करने का आवेदन पत्र कोर्ट में जमा कर दिया गया। ये स्थिति थी। उसको वापस लेकर पुल निर्माण निगम को रिवाइव किया गया और आज वो मुनाफे में है, सरकार को लाभांश दे रहा है और हजारों करोड़ के काम वो कर रहे हैं। मैंने उनको टास्क दिया है कि आप भी जल्दी से जल्दी इंटरनेशनल बनिए। तो एक उदाहरण, इस तरह से अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करने वाली सरकारी एजेंसी या कॉरपोरेशन के बारे में आप जानेंगे कि उनका रिवाइवल हुआ, सड़कें बनने लगी। हमने टास्क रखा कि बिहार के सबसे रिमोट कॉर्नर से भी पटना पहुंचने में 6 घंटा से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। और किशनगंज जिले को छोड़ दीजिए तो बाकी सब जगह से पटना 6 घंटे से कम समय में लोग पहुंच रहे हैं। शायद इस साल के अंत तक किशनगंज वो भी पूरा हो जाएगा और शायद अगले साल फिर हम इसको रिवाइज करें अपने टारगेट को कि अब 5 घंटे का लक्ष्य रखेंगे। तो इसमें बहुत पुलों का निर्माण होता है, सड़कें चौड़ी होती है, बेहतर बनती हैं। हमने राज्य सरकार की सड़कों को ही ठीक नहीं किया, केंद्र सरकार की सड़कें यानी नेशनल हाईवे को ठीक करने में 1000 करोड़ रुपया खर्च किया। अभी वो पैसा मिल नहीं रहा। खैर, इस फोरम पर हम उस सवाल को उठाना नहीं चाहते। हमको मालूम है कि न्याय देर से ही सही लेकिन मिलेगा जरूर बिहार को। और जब आप जैसे लोग आ रहे हैं, खैर इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और हमारा जो लक्ष्य है वो है न्याय के साथ विकास का। तो हम बुनियादी ढांचे पर भी उतना ही जोर देते हैं और मानव विकास पर उतना ही ध्यान देते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो दोनों को मिलाकर गाड़ी बढ़ रही है और मैं नहीं समझता हूं कि अभी बहुत कुछ हुआ है, शुरुआत हुई है और टेक ऑफ स्टेज में हम पहुंच रहे हैं। ये इस बात की निशानी है कि यूके सिन्हा जी की पहल पर आज बिहार में, पटना में कई लोग इकट्ठा होंगे और बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन परिषद का गठन हुआ, उसकी पहली मीटिंग होगी, गंभीर बातें होंगी। पहले भी चर्चा हुई थी लेकिन पहले लोगों को भरोसा नहीं होता था कि काम हो रहा है, ठीक है,
कभी कभी तो जब हम लोगों के कार्यकाल का 4 साल बीता तो लोगों ने कहना शुरू किया कि एक आदमी पर हम लोग कितना इन्वेस्ट करें, तो दोबारा आ गए। तो अब ऐसा लगता है लोगों को शायद अब ये सिलसिला जो चला है ये थमेगा नहीं। तो आज जब कुछ सीरियस डिस्कशन होगा तो मुझको ऐसा लगता है कि अन्य क्षेत्रों में तो हम जरूर आगे बढ़े हैं। बिजली के मामले में हम बहुत पीछे थे, अब उसके लिए सारी तैयारी हो गई है, काम शुरू भी हुआ है। और निवेश जी वो बहुत जरूरी है। अब तक जो कुछ भी हुआ है वो सार्वजनिक निवेश के बदौलत ज़्यादा हुआ है। निजी पूंजी निवेश हुए हैं लेकिन अपेक्षाकृत कम हुए। तो अगर निजी पूंजी निवेश भी हो जाए तो ये जो हमारा ग्रोथ रेट है ये और बढ़ सकता है और ये सस्टेन करेगा जी। तो अभी तो बिल्कुल मोटे तौर पर शुरुआत में ही हम ही बोलते रहें तो क्या फायदा। आप लोग अपने नजरिए से कुछ बात रखेंगे हमको जी, तो हम लोगों को भी या कुछ दरअसल जानने सवाल का, जवाब समझने के का बजाय इसको थोड़ा हम मौका लोग मिलेगा। एक खुली चर्चा के रूप में फ्लो कराएंगे। अब मैं आना चाहता हूं सिन्हा साहब के पास। सिन्हा साहब देखिए, एक पहली इमेजरी थी जो आपने कहा, गवर्नेंस ठीक हो गया, लॉ एंड ऑर्डर है, और साइकिल सवार लड़कियां, ये दो इमेजरी थी जो देश में दुनिया में बड़ी प्रसिद्ध हुई। दरअसल ये तो पुरानी कहानी हो गई है, कहानी को अब नेक्स्ट स्टेज पर ले जाना है। मुझे याद है मुख्यमंत्री जी ने एक बार ये कहा और हम लोगों को लगता था कि क्या ये उदासीन है कि बंबई में बैठे हुए कॉर्पोरेट सेक्टर को बुलाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते जब हम लोग आइडियाज़ फ्लोट करते हैं मीडिया में या पब्लिक कन्वर्सेशन में। 2010 का स्टेटमेंट आपका मुझे याद है, आपने कहा कि कॉर्पोरेट इंडिया घूमने आए, हमको मालूम है कि अभी आप सीरियस नहीं है वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए। अब जब इस बार कॉर्पोरेट इंडिया आकर के यहाँ बैठा है, केवी कामत, दीपक पारेख, नितिन परांजपे जैसी बड़ी हस्तियां आज आपके यहाँ दोपहर को आकर के बात करेंगी, तो सिन्हा साहब, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की तरफ क्या अब देश का कॉर्पोरेट सेक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानेगा कि पटना में आके काम करना है, बिहार में आके काम करना है? आप इसको देखें कि बिहार और अन्य कुछ राज्यों को एक साथ बीमारू राज्य कहा जाता था, आज से 5 साल पहले तक कहा जाता था। और अब जब भी किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हम जाते हैं जहां सीरियस डिस्कशन होता है तो वहां बिहार की चर्चा जरूर होती है। पोस्टर केस ऑफ डेवलपमेंट बिहार को माना जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में लोगों को अब रुचि जो जागी है, जो उदाहरण लोगों ने देखा है कि यहाँ कुछ हो सकता है और हो रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये विकास की जो बात आज हो रही है, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बिहार में काम हुए हैं, शायद इनको बाहर के लोगों को समझने में समय लगे, लेकिन जो ऊर्जा विकसित हुई है इस प्रदेश की, उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम हुए हैं वो अभूतपूर्व काम हुए हैं। उसके चलते लोगों को अपने आप पर और समाज पर और सरकार पर विश्वास बढ़ा है। तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि गवर्नेंस की जो बात है, बहुत से लोगों में, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे संस्था हो, चाहे सरकार हो, उसको इसको सोचने में समय लगता है कि हम अपने आप पर फिर से इंट्रोस्पेक्शन करें, हम इसको सस्टेनेबल बनाएं। तो आप शायद जानते होंगे कि बिहार सरकार ने एक सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस बनाया है, जिसका मुख्य काम है कि जितनी भी नीतियां हैं उनका कैसे अनुपालन हो रहा है उस पर हम इंट्रोस्पेक्शन करें और उसको आगे बढ़ाएं। देश के अन्य हिस्सों में या विदेशों में जो काम हो रहा है उस पर भी चर्चा करें। तो बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ का जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल कैसे हो, इसके लिए सरकार चिंतित है जी। इन सब बातों पर अगर आप विचार कर लें तब ये बात सामने आती है कि जो भी उद्यमी है, देश के किसी भी हिस्से में हो या देश के बाहर के हिस्से से हो, उसको बिहार पर नजर रखनी होगी, क्योंकि बिहार से बाहर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में, गैदरिंग में इसकी चर्चा हो रही है, लोग मान रहे हैं। और जहां देश का लगभग 8.5-9% जनसंख्या जिस राज्य में है, जहां सब सहूलियतें मिल रही हैं, तो लोग यहां आना प्रारंभ कर दिए हैं। और अंतिम तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा इस चर्चा में कि जो यहाँ पर नीतियाँ बनी हैं, जैसे औद्योगिक विकास की जो नीति बनी है, फिर सेक्टोरल नीति बनी है, टूरिज्म के लिए बना है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के लिए बना है, इन सब नीतियों को अगर आप तुलना करें तो देश के किसी भी हिस्से में जो नीति है उनसे इनको अच्छा कहा जाएगा, इसको कंपैरेटिव वे में बहुत ही बढ़िया कहा जाएगा। फिर भी बिहार सरकार इस बात के लिए तैयार है कि इस पर हम फिर विचार करें और कैसे आगे बढ़ाएं। ये जो विलिंगनेस टू इम्प्रूव है और इंट्रोस्पेक्शन का जो रवैया है सरकार का, मैं समझता हूँ कोई भी उद्यमी देश या विदेश में कहीं भी हो, उसको बिहार की तरफ आना ही होगा। बिल्कुल। उद्योग के तौर पर बात करें तो अनिल अग्रवाल जी, समस्या यही है कि अगर बिजली नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है,
कोल लिंकेज नहीं है, तो कोई बड़ा उद्योग यहाँ क्यों आए? बहुत व्यवहारिक सवाल है। लेकिन अब जिस मुकाम पर हम खड़े हैं, वहाँ से आप जब देखते हैं बिहार की तरफ, तो आपको क्या लगता है कि कैसे यहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए, क्या चाहिए? सबसे बड़ी बात तो लॉ एंड ऑर्डर की थी, जो कि हर आदमी के दिमाग में पूरे दुनिया में बैठी हुई थी। लॉ एंड ऑर्डर इन बिहार वो गजब तरीके से इस सरकार ने लेके आए हैं और इसको प्रूव किया है, लोगों के दिल में बैठ गया है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ आया है। और ये खाली सरकार ही नहीं कर रही है, अब लोग भी साथ में जुड़े हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए, और कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। वो होने के बाद अब देखते हैं कि अब जैसे लॉ एंड ऑर्डर हम विदेशों में देखते हैं, तो शिकागो में हमने देखा है, न्यूयॉर्क में भी देखा है, इससे बुरी हालत थी लॉ एंड ऑर्डर की। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर आए, जब एडमिनिस्ट्रेटर स्ट्रांग आए तो उसको ठीक किया और आज वो बहुत बड़े प्रगति के रास्ते पे चले गए। दूसरी तरफ आप देखें उद्योग की तरफ, तो मैं हरदम देखता हूँ हमारे पास सबसे ज़्यादा खनिज था, जो भी राजनीतिक कारण से वो झारखंड में चला गया, बट जो बिहार है हमारा किसी भी तुलना में पंजाब से कम नहीं है। पंजाब के पास कोई खनिज नहीं है, हमारे पास कोयला तो हमारे बगल में ही है। हम वहाँ पे कम से कम भी 2000 मेगावाट के पावर प्लांट मैं लगा रहा हूँ। अगले महीना 600 मेगावाट का पावर प्लांट हम चालू कर रहे हैं पंजाब में। हम 3000 मील से 4000 माइल से कोयला लेके आ रहे हैं वहाँ और प्लांट चला रहे हैं। हमारे पास तो 200 मील दूर में कोयला ही कोयला है, तो हमारे यहाँ बिजली की तो कोई कमी हो ही नहीं सकती है। विलिंगनेस की बात है, आप हम तो बिहार के सारे एडमिनिस्ट्रेटर को बोलेंगे कि हमारे जाके देखिए, हम 10,000 मेगावाट पावर प्लांट चला रहे हैं हर जगह, और किस तरह से चल रहा है। तो बिहार में जितना एंटरप्रेन्योरशिप है, ये काम आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे आप चीनी मिल, पूरे हिंदुस्तान में यूपी बिहार चीनी मिल ही चलती थी, और आप देखिए तो पंजाब में गेहूं बनता है, चीनी के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। और चीनी ऐसी चीज है कि आप उसके जो चीनी का जो हर चीज बिकाऊ है। चीनी की जो सिटी निकलती है उससे आप पेपर बनाते हैं। आज 40% पेपर बगास बेस है दुनिया में। आप उससे निकलता है मोलासिस है, उससे आप दुनिया भर की केमिकल बनाते हैं। उसके बाद और ऊपर जाइए तो आज ऊर्जा जो है वो भी उसी से आ रही है, बायोकेमिकल ऑल्सो उसी से आ रही है। हमारे यहाँ हम लोग तो पैदा ही हुए हैं चीनी में, तो उसको अगर हम दोबारा लेके आए तो हमारे, और चीनी के दाम जितने बड़े हैं, हमको वहाँ कोई कंट्रोल नहीं चाहिए, खाली हमको वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। आप जैसे आप तय कीजिए, या तो कोऑपरेटिव के हिसाब से भी महाराष्ट्र में इतनी जबरदस्त हमारी चीनी मिलें चल रही हैं। हमारे यहाँ जमीन ज़्यादा उपजाऊ है, हमारे यहाँ फसल बढ़िया हो सकती है। तो एक छोटा ही उदाहरण दिया। इसके अलावा आप देखिए पंजाब में जिस हिसाब से आप लुधियाना जाइए, आसपास जाइए, साइकिल के कारोबार, वहाँ पे कोई उनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसके बाद भी हमारे यहाँ जो क्षमता है, हमारे यहाँ जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इस तरह का इंडस्ट्रियल विकास हो सकता है। तीसरी बात आती है कि हमारे यहाँ जो सपोर्ट चाहिए एजुकेशन में, मेडिकल में, उसके लिए हम लोग की इतनी विलिंगनेस है। जैसे नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, बिहार में सबसे ज़्यादा नर्सिंग इंस्टीट्यूट चाहिए, और उसके लिए जो हमने देखा है राज्य आगे बढ़ रहा है, और हर जगह जिस तरह से कि हमारे बिहार के बच्चे अस्वस्थ रहते हैं या मर जाते हैं जन्म लेने के पहले, नर्सिंग इंस्टीट्यूट आगे कर रहे हैं या मेडिकल कॉलेज आगे कर रहे हैं, पुलिस अच्छी हो रही है, या एजुकेशन में सपोर्ट देना है, बालवाड़ी को सपोर्ट देना है। तो ये तीनों एरिया में हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ के हर तरह के लोग, चाहे वो काम करने वाले, सब ह्यूमन रिसोर्सेज, जो बिहार में ह्यूमन रिसोर्सेज है, जहाँ की पूरी दुनिया में तकलीफ है, वो सबसे अच्छा ह्यूमन रिसोर्सेज आप दिमाग को ले लीजिए, हाथ को ले लीजिए। चौथी बात मैंने देखी है, जैसे आप जाइए अमेरिका में, जितना भी आपका टेक्निकल रिसोर्सेज है, सॉफ्टवेयर, 60% बिहारियों ने डेवलप किया है। बिल्कुल। सिन्हा सिंह ही आपको मिलेंगे और उनको यहाँ लेके आना है भाई, आइए यहाँ चालू कीजिए। वहाँ ऐसा कैसा जो वहाँ लगा सकते तो यहाँ क्यों नहीं लगा सकते? नहीं, दरअसल सर ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये रिवर्स माइग्रेशन शुरू इस तरीके से हुआ है कि अब कोटा के लोग यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं जो वहाँ पढ़ाते थे बिहार के, या अब
सूरत का एक व्यापारी आकर के यहाँ पर डायमंड कटिंग की अगर फैक्ट्री लगा रहा है बिहार में, तो ये एक बहुत बड़ा कमेंट है राघव कि किस प्रकार से माहौल बदला है। आपकी भारत चीन वाली किताब का मुहावरा उठाऊं तो कछुआ अब बहुत तेज दौड़ रहा है जहां तक जीडीपी का सवाल है, और हाईएस्ट जीडीपी दे रहा है सारे बैकवर्ड राज्यों की तुलना में बिहार। आप एक एंटरप्रेन्योर के रूप में जब बिहार की तरफ देखते हैं तो क्या लर्निंग या क्या हाईलाइट आप पकड़ते हैं? संजय, अगर आप देखें तो एक दुनिया में इस वक्त बहुत भारी डिबेट चल रही है। 2008 के बाद ये डिबेट शुरू हुई कि रोल ऑफ द स्टेट इन द इकोनॉमी क्या होनी चाहिए। एक तरफ उदाहरण है चाइना, विच इज टोटली स्टेट ड्रिवन, वो पूरा स्टेट डोमिनेटेड और स्टेट ड्रिवन। और ये डिबेट दूसरी तरफ है अमेरिका, जिसमें स्टेट इतना रिसीड कर गया था कि प्राइवेट सेक्टर इतना आगे आ गया था, या लिबरल इकोनॉमी इतनी ज़्यादा अनकंट्रोल्ड या अनरेगुलेटेड हो गई थी, उससे क्राइसिस पैदा हुआ। तो अभी जो मैंने बात सुनी, जो नीतीश कुमार जी ने जो बोले और उसके बाद जो चर्चा हुई, मुझे उससे उस क्वेश्चन का आंसर, रोल ऑफ स्टेट क्या होनी चाहिए, वो उसमें बहुत भरा हुआ था वो आंसर उसमें। और ये बहुत, और इंडिया की तरफ दुनिया की नजरें लगी हुई हैं कि रोल ऑफ द स्टेट में कि इंडिया क्या एक क्वेंट सा एग्जाम्पल है कि कहीं तो रोल ऑफ द स्टेट इतना ओवरबेरिंग है कि वो एंटरप्राइज को दबा देता है, कहीं बिहार जैसे आपने बोला कि 6-7 साल पहले, 8 साल पहले स्टेट ही एब्सेंट थी। तो एक बहुत भारी लेबोरेटरी है जिससे मेरे हिसाब से ये आंसर मिलता है कि रोल ऑफ द स्टेट क्या होना चाहिए। और रोल ऑफ द स्टेट 3-4 चीजें हैं जो कि नीतीश कुमार जी ने भी बोली, जो स्टेट को करनी चाहिए। उसके बाद स्टेट शुड अलाउ द जीनियस ऑफ द पीपल टू ब्लॉसम। तो एक तो है गवर्नेंस, वो तो सबसे जरूरी चीज है। दूसरी बात आ गई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, एजुकेशन और हेल्थ। और तीसरी बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 3-4 चीजें अगर स्टेट कर देती है, और जैसे हमने देखा बिहार में ही देखा, यहीं पे पिछले, ऐसे वो उस सवाल का जवाब यही मिलता है पिछले 7 साल में कि रोल ऑफ द स्टेट क्या होना चाहिए। उसके बाद यू शुड अलाउ द जीनियस ऑफ योर पीपल टू ब्लॉसम। आपको रेड टेप काट के लोगों को आके इन्वेस्टमेंट करना। और ये जो अभी आपने बोला कि टेक ऑफ स्टेज पे है, मेरे हिसाब से अब उसका जो एविडेंस आएगा, वो एविडेंस इन 2-3 चीजों से आएगा कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट एंटरप्राइज यहाँ पे कितना फ्लरिश होता है, चाहे शुगर केन हो, शुगर केन से बिस्किट हो, से पावर हो, लेकिन कितना वो फ्लरिश होता है, और इसकी सस्टेनेंस कितनी है, जिसकी जो अंडरलाइंग चीज है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर एजुकेशन और हेल्थ और गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट हो जाती है, तो ये जवाब आज इस डिबेट का यहां मिल गया कि उसके बाद जीडीपी 13%, 12%, 15% चलेगी। चाइना का जो एक 11% या 12% का जो एक दुनिया मिरेकल कहती थी, उस मिरेकल पे आज क्वेश्चन मार्क लग गया है। बिल्कुल। आज पिछले 2 हफ्ते से चाइना ये नहीं बता पा रहा है कि उसका लीडर कौन है। बार बार पूछ रहे हैं लोग कि वो कहाँ हैं, वो जो लीडर बनने वाले थे, लेकिन पिछले 10 दिन से वो पब्लिक में नहीं दिखाई गए। तो वहां पे स्टेट इतना डोमिनेंट स्टेट भी बुरा होता है। सो आई थिंक ये जो आंसर है, मेरे लिए तो बड़ा फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस रहा ये सुनने पे कि वो रोल ऑफ द स्टेट का आंसर आज यहाँ पे मिल गया। बिल्कुल। विनीता जी, आप कैसे देखती हैं यहाँ पर बिजनेस करना कितना आसान रहा? आपने अभी एक फैक्ट्री लगाई है जिसको कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या आसान था, क्या मुश्किल था? नहीं, हमारे लिए तो मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो बिहार में उन्नति हुई है पिछले कुछ सालों में, वही वजह है कि ब्रिटानिया कंपनी ने ये तय किया कि बिहार में ही हमारी फैक्ट्री लगनी चाहिए। हमारी बिजनेस बिहार में करीब 250 करोड़ के लगभग है साल की। उसकी ग्रोथ करीब 20-25% की हो रही है। तो हमारे सोचने में यही आया कि जो हम पोटेंशियल देखते हैं बिहार में अब हमारी अपनी बिजनेस के लिए, वो 25-30% ग्रोथ से कम नहीं होना चाहिए। इसीलिए बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स दैट हैपेंड इन बिहार, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, द इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, वी डिसाइडेड कि हम बिहार में ही फैक्ट्री करेंगे और रिकॉर्ड टाइम में
ये फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई है। आई मस्ट से कि जो हमारा एक्सपीरियंस रहा बिहार गवर्नमेंट के साथ डील करने के लिए या इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के साथ या लेबर डिपार्टमेंट के साथ डील करने के लिए, ये रिकॉर्ड टाइम में हमारी फैक्ट्री बनी। हमारे लोकल पार्टनर्स भी थे जिनकी कोऑपरेशन से काफ़ी कुछ काफ़ी स्पीड से हमने ये फैक्ट्री लगाई। इन 7 months वो फैक्ट्री ने बिस्किट बनाने शुरू कर दिए हैं, हम वो बिस्किट यहाँ बेच रहे हैं। एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि ये फैक्ट्री सिर्फ बिस्किट की फैक्ट्री नहीं है। जो हमारे सोचने में अभी आया है, बिस्किट फैक्ट्री के साथ साथ एक और फैक्ट्री लग रही है जो कि फ्लावर मिलर है। तो बिस्किट का सबसे ज़्यादा इंग्रेडिएंट इज़ व्हीट फ्लावर। तो हमारे बगल में देयर इज़ अ न्यू इन्वेस्टमेंट जो हमारे मिलर कर रहे हैं, वहाँ पर व्हीट से फ्लावर बनेगा, वही फ्लावर ऑटोमेटिकली हमारी फैक्ट्री में आएगा। तो एक तो प्राइमरी जो हमने एम्प्लॉयमेंट दी है, सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट भी बहुत है। जहाँ फैक्ट्री लगी वहाँ CBB कार्टन भी बनेंगे, वहाँ प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल भी बनेगा। तो अगर आप सारा इकोसिस्टम देखें तो उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ है। लगभग मैं कहूँगी हमारी फैक्ट्री का 55 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ मिला के 60-65 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। सो इट इज़, टू माई माइंड, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वी बिलीव इन बिहार, वी आर हियर इन बिहार एंड वी आर हियर टू स्टे एंड ग्रो। जन्मेजय जी, अभी राघव ने एक बात कही कि जीनियस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को अलाउ किया जाए, फ्लरिश होने के लिए स्टेट अपना काम एक जगह ख़त्म कर दे। हम लोग कहते रहे हैं और इतिहास गवाह है, शिक्षा एक चैलेंज हो सकता है बिहार का, लेकिन इंटेलेक्ट होने की जो एबिलिटी है, जो विजडम है, वो बिहार उससे भरा पूरा है। और लेकिन ये गैप भी है, ये डेवलपमेंट का एक बड़ा डेफिसिट भी है। आपको लगता है कि एजुकेशन ही वो की है जहां इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर या सर्विस सेक्टर के पहले उसको सबसे बड़ा एजेंडा मान करके काम किया जाए? देखिए ना, भारत में आजकल 57 करोड़ बच्चे हैं 25 साल से कम, और बिहार में 6-7 करोड़, उनमें से 6-7 करोड़ बिहार में। तो ये जवान आबादी जो है, एक तो ठहरने के लिए तैयार नहीं है, और उनके जो पूरे सपने हैं वो इसी ज़िंदगी में वो पूरा करना चाहते हैं, वो रुकने के लिए तैयार नहीं है। और हम लोग कहीं इतिहास में देखें तो बिहार एजुकेशनल सेंटर था, इंडिया का नहीं, विश्व का। तो जवान आबादी और पुराना एक ख्याल जो हम लोग जान सकते हैं कि सब चीज़ का हल सरकार या किसी को नहीं करना है। हम लोग बड़े जुगाड़ी लोग हैं, जब एक बार पास पहुंचा दीजिए तो उसके बाद हम लोग हाथ मार के ले लेंगे। हम लोग की इच्छा है आगे बढ़ने की। तो शिक्षा और वोकेशनल ट्रेनिंग, देखिए आजकल कॉल सेंटर इंडिया में नहीं है, सब फिलीपींस जा रहे हैं। इंडिया का पीरियड खत्म हो रहा है और ये हम लोग ठीक से समझ नहीं रहे। तो कहीं इसको रिसरेक्ट करना, और कितने लाखों लोग इसमें काम कर सकते हैं, और ये जो जितने लाखों लोग करेंगे वो 2 साल में सिखा सकते हैं, आप वो काम कर सकते हैं। नमस्कार, CNBC आवाज पर हम वापस लौट आए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा हो रही है बिहार भारत की प्रगति का आधार क्यों है और कैसे बनेगा बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी, आपने अभी ऑब्जर्वेशन सुने हमारे सारे मेहमानों के, उस पर अगर आप कोई पॉइंट जिस पर आप रिएक्ट करना चाहते हैं। देखिए, बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। मैं 2 इनिशिएटिव जो हमारी सरकार के द्वारा लिए गए हैं उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। एक तो इसके पहले मैं ये कहूं कि एक अपने देश में शुरू से एक परंपरा चली है कि एक ही प्रकार की योजना हर राज्य में लागू की जाए। ये जो केंद्र की शुरू से पॉलिसी है, उसके चलते जो कठिनाइयां आई हैं, अब सारे विशेषज्ञ इसको मानने लगे कि एक ही साइज का जूता सबके पैर में फिट नहीं बैठ सकता है। तो वो तो एक वहाँ अलग समस्या है।
और हर राज्य की अपनी कुछ समस्याएं और हर भूभाग की अपनी खासियत है। बिहार को हम मानते हैं कि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, यहाँ की आबोहवा अच्छी है, बाढ़ से हर साल तबाही होती है, बावजूद इसके मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है। जाड़ा, गर्मी, बरसात सब समान रूप से। अगर बाढ़ को बिल्कुल रोका तो नहीं जा सकता है, वो नेचुरल चीज़ है, लेकिन हाँ उसको मॉडरेट किया जा सकता है, उसके असर को कम किया जा सकता है। वो एक अलग विषय, मैं उसमें अभी जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद ये कुदरती तौर पर हमारी खासियत है। मिट्टी अच्छी, और आपने अभी कंक्लूड करते हुए पहले दौर को एक बात कही कि यहाँ की मिट्टी अभी उतनी दूषित नहीं हुई, कंटेमिनेटेड नहीं हुई। यहाँ का पानी न यहाँ की मिट्टी, चूँकि चाहे वो केमिकल फर्टिलाइजर का प्रश्न हो या पेस्टिसाइड का सवाल हो, सब में अभी हम बिल्कुल निचले पायदान पर हैं इस्तेमाल के। इसकी शिकायत भी होती है कि भाई पोटेंशियल है और करना चाहिए, लेकिन वो अच्छा ही हुआ है। और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया इस देश में, तो उससे बिहार जैसा राज्य अछूता रह गया। तो अब हम सिर्फ ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम रेनबो रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर इंद्रधनुषी क्रांति आएगी, और इसमें हम कृषि के टिकाऊपन पर जोर दे रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी। और उसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि हमारी जो मिट्टी है उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। हम जैसे इंसान के स्वास्थ्य की बात करते हैं, मिट्टी का भी स्वास्थ्य ठीक रहे। पंजाब हरियाणा की स्थिति आप देख रहे हैं, कितना पानी ड्रॉ कर रहे हैं, नीचे और जा रहे हैं, कितना फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हो रहा है। उस प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए, उतना प्रोडक्शन लेने के लिए उनको और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अभी हम उस दौर में नहीं, इस मामले में कुछ अच्छा है। तो हमने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान बनाया, एक रोड मैप हमने बनाया। पहले 2008 में हमने बनाया 4 साल के लिए, उसमें हमारा फोकस सीड था। और अब हमने 5 साल के लिए जो एग्रीकल्चर रोड मैप बनाया है, उसमें सब चीज़ों पर हमने ध्यान दिया। एग्रीकल्चर के लिए जो जो इनपुट चाहिए वो, बेटर फार्म प्रैक्टिसेज, कैसे हम केमिकल फर्टिलाइजर के अलावे हम और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर दें, बर्मी कंपोस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें, उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। और फिर एग्रीकल्चर के लिए स्टोरेज की ज़रूरत है, कोल्ड चेन की ज़रूरत है, मार्केट की ज़रूरत है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर खेती गांव में होती है तो 250 की जनसंख्या वाले बसावट तक हम पक्की सड़क बनाना चाहते हैं। एग्रीकल्चर के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है, तो एग्रीकल्चर के लिए हमारा डेडिकेटेड फीडर हो। ये सब उस एग्रीकल्चर रोड मैप का हिस्सा है। अभी मुझे खुशी है कि हमने आदरणीय राष्ट्रपति जी से आग्रह किया है, वो आने वाले हैं, इस कृषि रोड मैप को उनके कार्यक्रम के साथ लॉन्च करेंगे। और उसके साथ स्कीम्स बन रही है कि हर क्षेत्र में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, हर फिशरी, पोल्ट्री, हर क्षेत्र में प्रोसेसिंग। अब ब्रिटानिया बिस्कुट है तो प्रोसेसिंग ही है। बिल्कुल आप आश्चर्य करेंगे, बिहार में प्राइमरी प्रोसेसिंग नहीं थी। यहाँ बिहार आत्मनिर्भर है खाद्यान्न के मामले में, लेकिन कई उद्यमी बैठे हुए हैं, कुछ के तो फ्लावर मिल्स हैं, लेकिन बहुत बड़ा मार्केट है बिहार। जो बिहार के बाहर के आटा मिले हैं, उनका ये बाजार है। यहाँ गेहूं उपलब्ध है, सब चीज़, प्राइमरी प्रोसेसिंग नहीं। आप आश्चर्य करेंगे, यहाँ के धान की मिलिंग के लिए यहाँ के पैडी को यूपी और पंजाब भेजना पड़ता था, तो राइस मिल्स नहीं थे। प्राइमरी प्रोसेसिंग में जरूरत है, हमने उसको प्रोत्साहित किया। और खैर
फूड प्रोसेसिंग प्रमोशन पॉलिसी हमने अलग से बनाई है इस पर फोकस करते हुए। या अभी ये शुगर केन की बात कर रहे थे, इन सब चीज़ों को तो हमने एक एग्रीकल्चर रोड मैप बनाया और एग्रीकल्चर रोड मैप के मुताबिक जो योजनाएं हैं उसको लागू करने के लिए पैसे की जरूरत है, उसका प्रबंध किया जा रहा है। लेकिन जो हमारी योजना है वो ठीक ढंग से लागू हो रही है नहीं, या उसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई समस्या आ रही है, इसको मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए हमने एक कैबिनेट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर बनाया। उसको अब बोलचाल की भाषा में लोग कृषि कैबिनेट कहने लगे। एक इनिशिएटिव हमारा वो है और दूसरा इनिशिएटिव है ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर। मिशन ह्यूमन डेवलपमेंट का गठन किया, ये भी कैबिनेट कमेटी है और इसमें हम लोगों ने, चाहे वो हेल्थ हो, एडुकेशन हो, न्यूट्रिशन हो, वेलफेयर मेजर्स हो, अब जैसे सोशल लेवल है, बाल विवाह, या फिर जो हमारा फर्टिलिटी रेट है 3.7, और हमने देखा कि अगर महिलाओं की उम्र, महिलाओं की शिक्षा अगर मैट्रिक की भी हो गई तो फर्टिलिटी रेट 2 पर आ जाता है। अगर वो +2 तक पढ़ गई तो फर्टिलिटी रेट गिरकर 1.6 पर आता है। तो हमने तय किया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में, जो 8,422 ग्राम पंचायत हमारे, हर में हम एक हाई स्कूल यानी हायर सेकेंडरी कह लीजिए, स्कूल खोलेंगे। ये महत्वाकांक्षी योजना। तो इन सब चीज़ों के इम्प्लीमेंटेशन को देखने के लिए, कोई कठिनाई आए तो उसको दूर करने के लिए मिशन ह्यूमन डेवलपमेंट का भी गठन किया और इसके मॉनिटरेबल पॉइंट होंगे। इम्यूनाइजेशन, रूटीन इम्यूनाइजेशन का क्या परसेंटेज होना चाहिए। हम आए थे, आपको आश्चर्य होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अमरजीत सिन्हा हमको करेक्ट कर देंगे, ये रूटीन इम्यूनाइजेशन का लेवल 12% था। अब हम नेशनल एवरेज से बेटर हो चुके हैं 7 साल। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ऑन एन एवरेज पर मंथ सिर्फ 39 पेशेंट्स जाते थे। आप विश्वास नहीं करिएगा संजय पुगलिया जी, जमाना हो गया बिहार छोड़कर बाहर गए हुए। 39, आई एम टॉकिंग अबाउट पर मंथ, नॉट डेली। यानी ऑन एन एवरेज 1 या 2 पेशेंट जाते थे। हमने 2006 में सर्वे कराया और कुछ इनिशिएटिव हम लोगों ने किया। 24/7 डॉक्टर, पैरामेडिक की उपस्थिति सुनिश्चित की, फ्री मेडिसिन देना शुरू किया और जेनरिक मेडिसिन। आमिर खान जेनरिक मेडिसिन के लिए जोर लगा रहे हैं। बिहार में 2006 से लागू जेनरिक मेडिसिन। हमको भी उन्होंने पत्र लिख दिया था, तो हमने कहा इन लोगों को कि जवाब भेज दीजिए कि हाँ 2006 से हम जेनरिक मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एनीवे, तो उसका नतीजा क्या हुआ कि 2006 के अंत में अक्टूबर-नवंबर में सर्वे कराया गया, तो ऑन एन एवरेज पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर 2500 to 3000 पेशेंट जाने लगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। बीमार पड़ने वालों की संख्या नहीं बढ़ी, पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर विश्वास बढ़ा और आज वो संख्या है 8 to 9000। यानी आप चले जाइए किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, आपको लगेगा कि कोई मेला लगा हुआ है क्या, ये हालत है। तो हमने मिशन ह्यूमन डेवलपमेंट बनाया, मॉनिटरेबल पॉइंट बनाया। हमने कुछ उदाहरण दिया। चाइल्ड मैरिज, अभी एल्डर्स का डेस्मंड टुडू साहब भी आए हुए थे यहाँ, तो हमने कहा कि हम इसको एक पॉइंट बना रहे हैं। बिल्कुल चाइल्ड मैरिज कानून तो है, लेकिन है और उससे कितनी परेशानियां होती हैं। तो मिशन ह्यूमन डेवलपमेंट बनाकर मॉनिटरेबल पॉइंट अभी हमने तय किया। बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं, हम 14-15 काउंट पर मॉनिटर करेंगे और उससे ये हो जाएगा। अगर ये चीज़ें अचीव हम कर लेते हैं तो अपने आप समझ लीजिए कि लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम लोगों ने अपने यहाँ के सारे बच्चों का 24 साल तक, माफ करिएगा 14 साल तक के मेल चाइल्ड का और 18 साल तक की फीमेल चाइल्ड की, हमने एक नई योजना शुरू की है, नई पीढ़ी स्वास्थ्य गारंटी योजना। उसका हेल्थ कार्ड बन रहा है, क्या डेफिशिएंसी है और क्या इनको ट्रीट करना पड़ेगा।
तो ये सारा काम शुरू हुआ। तो 2 इनिशिएटिव हमने इसलिए बताया कि जो आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो एक तो हमारा कोर कॉम्पिटेंस एग्रीकल्चर हो सकता है, और दूसरी चीज़ है जिस पर अभी आप चर्चा करेंगे, हम चाहेंगे कि चर्चा आप लोग करें। बिहार से झारखंड अलग हो गया, खान खदान तो चले गए, लेकिन विरासत तो हमारे पास है। बोध गया तो यहाँ है, वैशाली तो यहाँ है, नालंदा तो यहाँ है, राजगीर और विक्रमशिला तो यहाँ है, और नाम हम ले सकते हैं, लेकिन समय की बचत के लिए तो वो सब तो यहाँ है। बिल्कुल। तो जो विरासत है, अभी जो फॉरेन टूरिस्ट हैं, बिल्कुल लगभग 60 लाख है, 6 मिलियन है जो इंडिया आते हैं, उसमें से करीब करीब 10 लाख अब बिहार आने लगे। बिल्कुल। जितने फॉरेन टूरिस्ट इस देश में आ रहे हैं, अब लगभग 1/6 बिहार भी आ रहे हैं, और पोटेंशियल यही ज्यादा है। बिल्कुल। तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की जरूरत होगी। बिल्कुल। तो हमारा कोर कॉम्पिटेंस तो यही है, जो आपने कहा जवान आबादी। तो भाई जवान आबादी को हम स्वस्थ रखें, उनको हम शिक्षित कर दें, उनको हम स्किल प्रदान कर दें, तो फिर जैसा आपने कहा कि उसको तो राह दिखलाने भर की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। ये दरअसल आप स्वभाव से नहीं, प्रोफेशनली ट्रेंड इंजीनियर हैं, तो बड़े मेथड से वो एक काम यहाँ पर हो रहा है जिसकी सब लोग तारीफ करते हैं, जैसे कि स्मार्ट कार्ड का आपने किया, या हेल्पलाइन आपने नरेगा के लिए चालू की, या ई गवर्नेंस को जिस तरीके से किया, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारे विषय हैं और बड़ी इच्छा है कि सब पर बात हो जाए, लेकिन एक सप्लीमेंट्री मैं आपसे लाना चाहूँगा, उसके पॉलिटिकल कॉन्टेंट को बिल्कुल बाहर रखते हुए। आपने कोल्ड चेन का जिक्र किया, आपने किसानों के बारे में बताया। हमको ये लगता है कि इसको एफडीआई रिटेल कहना गलत है, ये प्रो कंज्यूमर, प्रो फार्मर कदम है, और बिहार इसके लिए सबसे मौजूद माहौल बना के दे रहा है कि रिटेल एफडीआई को पुश मिले, और ये रोजगार क्रिएट करेगा, ये सस्ता सामान हमको देगा और किसान को अच्छी कीमत देगा। देखिए, इसमें हम लोगों को एप्रीहेंशन, खुदरा व्यापार में एफडीआई से यहाँ के लोगों का जो रोजगार मिला हुआ है वो बेरोजगार होंगे, ये हमारा एप्रीहेंशन। शुरू में तो किसानों के बीच वो जाकर अपने ज़रूरत की चीज़ को प्रोड्यूस करके उनसे कुछ लेंगे, बाद में उनको डिपेंडेंट बना देंगे। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेंसिटिव सेक्टर है कि उसको समझने की ज़रूरत है, उसको इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट से जज करने की ज़रूरत नहीं। एग्रीकल्चर एक ऑक्यूपेशन नहीं, ये वे ऑफ लाइफ है, और किसी प्रोफेशन में कल्चर नहीं है, इसमें एग्रीकल्चर है। ये इस बात को समझिए थोड़ा। हर देश की अपनी अपनी संस्कृति है, अपनी खासियत है। जमीन को लोग पोजेस करते हैं, बहुत चीजों को ओन करते हैं, लेकिन सेंस ऑफ पोजेशन है। तो मैं इन बातों की चर्चा सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आप हठात कोई चीज बना दीजिए, और जो यहाँ का इथोज है, यहाँ का जो कल्चर है, उसको आप इग्नोर करेंगे, तो बहुत ज्यादा एप्रीहेंशन। एफडीआई रिटेल को लेकर जो केंद्र सरकार की तरफ से हम लोगों के पास चिट्ठी आती हैं, उसमें ऐसा लगता है कि मानो धरती पर स्वर्ग उतरने वाला है। लेकिन जब हम दूसरी तरफ खुदरा व्यापार में लगे हुए छोटे व्यापारियों के पास जाते हैं, तो उनको तो लगता है कि अब हम लोग गए, हम लोगों का तो बिल्कुल जमाना लद गया। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है रोजगार। आज कोई थोड़ी पूंजी लगाकर अपना घर चला रहा है, तो आप उनको, समाज को ओवरऑल एक बड़ा सपना दिखा दीजिए, लेकिन अंततोगत्वा वो डिस्पोजेस हो गया अपने ऑक्यूपेशन से। तो जो उनके मन में एप्रीहेंशन है, पहले उसको तो दूर कीजिएगा। बिल्कुल, हमने इन बातों को रीच किया। जब मेरे पास पत्र आया तो हमने उसका उत्तर भेजा, और दुनिया भर के जो अनुभव, ये कहा जाता है कि लोकल जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, उनके सामान को हम लेंगे। पता नहीं है रिजर्वेशन की पॉलिसी जो है कि उनसे लेंगे, ये कहाँ तक फिट इन होगा आज के ट्रेड रेजिम में, और WTO के रेजिम में ये किस प्रकार से फिट इन करेगा, ये एप्रीहेंशन। इसका जवाब तो लोग दे दें। बिल्कुल भाई, अगर कोई एक गरीब व्यापारी, साधारण व्यापारी 2 जून की रोटी का प्रबंध कर रहा है,
तो उसका व्यापार नहीं खत्म होगा, या वो एकोमोडेट हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी दे दे पहले। बिल्कुल। तो ये एप्रीहेंशन है और जेन्युइन एप्रीहेंशन। हो सकता है दिल्ली में बैठे हुए लोगों को अपनी रेटिंग की चिंता है और हठात अंतिम समय में उनको लग रहा है कि कुछ कर दो, जाना ही है तो कुछ करते हुए जाओ। अब वो हो सकता है मन में हो, क्योंकि देखिए ना, अब ये 1.5 साल का समय बचा है। ऐसा है एकदम बिल्कुल इनिशिएटिव। और दूसरी बात है, कॉर्पोरेट हाउस नाराज, इंग्लिश मीडिया पीछे पड़ा हुआ है कि साहब ये तो पैरालिसिस है। फिर अभी अंग्रेजी जो विदेशी अखबार हैं उन्होंने कुछ लिखना शुरू किया, उन्होंने ऐसा चिढ़ाया है कि हमारे डॉक्टर साहब लगता है चिढ़ गए हैं। तो उसी से कुछ हो रहा है। देखिए, ये कोई जिसको कहते हैं ना कि नी जर्क रिएक्शन से कोई चीज होना और सचमुच देश के लिए सही। और डेमोक्रेसी में डिबेट बहुत जरूरी चीज है। हम किसी चीज के ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट नहीं। बिल्कुल। मैंने सारे पॉलिसी इशूज पर केंद्र को अपना सुझाव दिया। अल्टीमेटली केंद्र सरकार को बहुत कुछ करना होता है, वो अपना नीति का निर्णय वो करेंगे, लेकिन डेमोक्रेसी में डिबेट बहुत बड़ी चीज है। और जैसा इन्होंने कहा कि देखिए, चाइना और इंडिया दोनों की स्थिति अलग है। मैं यूं ही थोड़ा सा अलग हटकर, ये हमने डेमोक्रेसी को अपनाया और भारत से डेमोक्रेसी को खत्म करना नामुमकिन है। तो वैसी स्थिति में बातचीत कीजिए, डिबेट कर लीजिए, लोगों को कन्विंस करिए। डिबेट किस लिए होता है? डिबेट इसलिए होता है कि या तो हम आपको कन्विंस करें या आप हमको कन्विंस करिए। अगर मान लीजिए हम एक दूसरे को कन्विंस नहीं करेंगे, लेकिन जो ऑडियंस है वो कन्विंस्ड हो जाती है किसी न किसी और उसके हक में अपना वोट डाल देती है, तो उसको मौका मिलता है। तो इसलिए आपने जो कहा, बिहार के कंटेक्स्ट में अभी हम लोगों को इस बात को लेकर के काफी शंकाएं, और मैं चाहूंगा कोई शंकाओं को दूर कर दे। और मेरी शंकाएं जो आधारित है खुदरा व्यापारियों के मन में जो असुरक्षा का भाव है उस पर आधारित है, और हमारे किसान जो 95% बिहार में छोटे और सीमांत किसान जी, उनकी आशंकाओं पर आधारित। बिल्कुल। सिन्हा साहब, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा कि दो चीजें हैं जिस पर थोड़ा कंटेंशन है, और आप चूंकि दोनों तरफ से देखते हैं तो आपकी राय हम सब लोगों के बहुत उपयोगी होगी हमारे लिए। एक तो ये कि कुछ भी करना है तो जमीन चाहिए, और बिहार की यूनिक पोजीशन है जमीन के मामले में, सरकार यहाँ एक्वायर नहीं करती। दूसरा, जैसा मैंने कहा, थॉट और मेथड और डिटेल प्लानिंग तो है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन एक बड़ा चैलेंज है। ऐसा हम जब व्यापारियों से, उद्योगपतियों से बात करते हैं तो सुनते हैं। इम्प्लीमेंटेशन और लैंड, इन दो इश्यूज को आप कैसे सजेस्ट करेंगे या आप कैसे देखते हैं कि एड्रेस किया जाए? देखिए, जहाँ तक लैंड का प्रश्न है, आप जो नेशनल लेवल पे डिबेट हो रहा है, वहाँ भी आप देख रहे हैं कि लैंड एक्विजिशन एक्ट में क्या चेंजेस लाए जाए, उस पर एक मत नहीं है, और ये काफ़ी विषम बात है। लेकिन राज्य सरकार ने एक निर्णय ये लिया है कि अगर कोई उद्योगपति स्वयं नेगोशिएशन करके लैंड एक्वायर करता है तो उनको वो अलग से मदद प्रदान करेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति अभी संभव नहीं। हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बिहार में जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो काफ़ी अधिक है, तो लैंड की यहाँ कमी भी है। मैं समझता हूँ ऐसे बहुत उदाहरण हैं। आज यहाँ इस हॉल में कुछ लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि उन्होंने नेगोशिएशन करके 150 एकड़ 200 एकड़ ज़मीन हासिल की है। तो ऐसा संभव है, और लोगों को अगर यदि सही मूल्य मिल जाए तो उस प्रकार के काम हो सकते हैं। जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी उद्योगपति को 10 जगह जाना पड़े और 50 लोगों से अप्रूवल लेना पड़े तो वो थक जाएगा। तो राज्य सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय अभी हाल में लिया है कि मुंबई में वो एक इन्वेस्टमेंट कमिश्नर का पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं। अर्थात किसी भी उद्यमी को अगर कोई समस्या है तो एक सिंगल पॉइंट पे वहाँ से बात करके अपनी समस्याओं का निपटारा करा सकता है, चाहे उनको जानकारी चाहिए या कहीं किसी अप्रूवल प्रोसेस में मदद चाहिए। मैं आपको बताऊं कि एक तो अभी विनीता जी ने बताया आपको कि इनको 10 दिन के अंदर लैंड मिल गया। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि अप्रैल के महीने में मुख्यमंत्री जी गए थे, मुंबई गए थे, और वहां एक डायमंड के उद्योगपति ने इच्छा जाहिर की कि हम बिहार में आएंगे और लॉ एंड ऑर्डर
इसके लिए उन्होंने किस प्रकार अपना सर्वेक्षण कराया था। एक तो सर्वेक्षण सबका होता है, उन्होंने अपने एमडी को भेज के अपना निजी सर्वेक्षण कराया था और वो बता रहे थे कि पटना की सड़कों पर उनके एमडी साहब रात में 10 बजे से 1:30 बजे रात तक घूमे, पूरी गलियों में 3-3.5 घंटा घूमे और उन्होंने कहा कि इससे अच्छा कोई स्थान नहीं है काम करने के लिए, तो डायमंड का काम करने यहाँ गए। लेकिन उन्होंने अप्रैल में जब मीटिंग हुई तब मन बनाया, अप्लाई किया उन्होंने और उनको 1 महीने के अंदर लैंड का आवंटन हो गया क्योंकि उनके लैंड की आवश्यकता कम थी। मैं बात करूंगा आपको फतुहा की। फतुहा पटना के आउटस्कर्ट्स में है। यहाँ पर धारावी जो मुंबई के सबसे स्लम है, सबसे बड़ा स्लम है, वो वहाँ के कुछ बिहार के जो लोग हैं जो वहाँ पर सॉफ्ट लेदर का काम करते हैं, उन्होंने कहा कि हमें लैंड चाहिए और सरकार के पास उतना लैंड अवेलेबल था, वो दे दिया गया और अब एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T उसका काम कर रही है, उसका निर्माण कार्य कर रही है। तो इम्प्लीमेंटेशन में प्रगति की दिशा में सरकार सतर्क है। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये अपने आप की आलोचना कर रहे हैं स्वयं। ये सरकार कोई करे, ये बहुत ही खुशी की बात है और इम्प्लीमेंटेशन आगे बढ़ रहा है। जो हमारे पदाधिकारी हैं वो भी इस दिशा में सजग हैं। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन में यथास्थिति है या लोग उसमें बाधा डाल रहे हैं। ऑफ कोर्स और आगे बढ़ने की गुंजाइश है, मैं समझता हूं कि वो होगा। बिल्कुल। राघव, यहाँ पर हम लोग एक बात आजकल करते हैं, सबका एक कॉमन रिफ्रेन होता है कि कोएलिशन पॉलिटिक्स है इसलिए अस्थिरता है, लेकिन एक अजीब चीज़ ये हुई है कि इसी कोएलिशन पॉलिटिक्स जो दिल्ली में बनती है जहाँ काम नहीं होता, राज्यों में लोगों ने कमाल किया है और बिहार उसका एक बिल्कुल ही ज़बरदस्त उदाहरण है। तो ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव बदला है, आपको लगता है कि दरअसल ये ग्रोथ के लिए कोई हिंड्रेंस है या ग्रोथ की कहानी लिखी जा रही है और हम नेशनल पर्सपेक्टिव में उसको कैप्चर नहीं कर रहे? देखिए, ये कोएलिशन पॉलिटिक्स का एज अ एलिमेंट दैट डज नॉट अलाउ ग्रोथ टू हैपन, ये एक बड़ा ही रिसेंट नैरेटिव है और मेरे हिसाब से ये एक एक्सक्यूज बन गया है। क्योंकि जहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते तो आप कहते हैं मेरे पास मेजॉरिटी नहीं है। जहाँ पे जैसे अभी नीतीश कुमार जी ने बोला कि जब अगर S&P या कोई ऐसा रेटिंग प्रेशर आता है तो ओवरनाइट आप सब कुछ कर पाते हैं। तो ये तो एक लीडरशिप की एब्सेंस को आप अगर किसी एक्सक्यूज को करना चाहते हैं तो वो आप कोई भी एक्सक्यूज ढूंढ सकते हैं। तो एक तो ये बात रही। दूसरी, जो राज्यों में जो आप बात देख रहे हैं, राज्यों में कोएलिशन, मल्टी पार्टी कोएलिशन की कोई सरकार है नहीं, एक आध छोड़ के, केरला वगैरह में छोड़ के लार्जली एक। और यहाँ भी अगर कोएलिशन बिहार में है तो बड़ा स्टेबल कोएलिशन है विच हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, 15 साल से चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस NDA में चली है। तो राज्यों में अगर आप देखें तो ज़्यादातर 1:1 कॉन्टेस्ट है और ज़्यादातर आजकल हिंदुस्तान के जो राज्य हैं वो मेजॉरिटी दे रहे हैं गवर्नमेंट। तो आपका फ्रैगमेंटेड लीडरशिप सेंटर पे है। वो लीडरशिप आज कोएलिशन को एक्सक्यूज की तरह यूज करता है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वहां पे स्ट्रांग गवर्नमेंट्स बन रही हैं, स्ट्रांग लीडर्स बन रहे हैं। पर एक सिर्फ गवर्नमेंट भी नहीं है, स्ट्रांग लीडरशिप भी स्टेट्स में ही दिख रही है। किसी जमाने में 30 साल पहले जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री होती थी तो चीफ मिनिस्टर के नाम भी नहीं पता होते थे लोगों को। आज चीफ मिनिस्टर्स आर मच लार्जर इन पॉलिटिकल स्टेचर देन सेंट्रल मिनिस्टर। आज अगर आप किसी सेंट्रल मिनिस्टर को कहें कि चीफ मिनिस्टर बन जाओ स्टेट के, तो वो खुशी से जाना चाहता है। तो ये एक सिर्फ मैनिफेस्टेशन है कि रियल पॉलिटिकल पावर अब स्टेट्स में आ गया है। इकोनॉमिक पावर अभी ट्रांजिटरी है, वो इतना अभी स्टेट की तरफ डिवॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन जैसे स्टेट अपनी डेवलपमेंट खुद करेंगे, उनकी अपनी ग्रोथ होगी, तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी स्टेट के हाथ में आएंगे। और जैसे जैसे फेडरल स्ट्रक्चर डीपन होता जाएगा तो ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू स्टेट्स तो होगा ही होगा। तो मेरे हिसाब से बहुत हेल्दी ट्रेंड है। और आप जैसे कह रहे हैं कि इसमें मेरे हिसाब से कोई ऐसा कंपल्शन कहना कि मेरे पास पावर नहीं है या मैं दबा हुआ हूं किसी कंपल्शन से, ये नहीं। और क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर आज, और काफी स्टेट्स में ऐसा है जिसमें चीफ मिनिस्टर आज पॉलिटिकल स्टेचर बहुत ज्यादा है, तो वो पॉलिटिकल स्टेचर को यूज कर रहे हैं।
बिल्कुल। एक्चुअली नेशनल पब्लिक कन्वर्सेशन कहिए या मीडिया नैरेटिव कहिए, उसमें ये बातें इतनी ज़्यादा होती हैं कि इस बात से नज़र चूक गई है। और ये सवाल लेके मैं अनिल जी आपके पास आऊँगा। पहले कॉमन रेफरेंस था, हम सुनते थे दिल्ली में जिनसे भी बात कर लो, बोला हमने बना दी, राज्य का काम है, इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, संविधान ऐसा ही कहता है, ये राज्य को करना है। अब ये साबित हुआ है कि नेशनली हम भले ही डिफंक्ट हो गए हों एक वक्त, लेकिन राज्यों ने गवर्नेंस के नए मॉडल सामने रख दिए हैं। पब्लिक सर्विस गारंटी से लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के ई गवर्नेंस तक का पालन करने में राज्यों ने बड़ा काम करके दिखाया है। आप भी ये मानेंगे कि इनफैक्ट राज्यों के साथ काम करना ज्यादा आसान है? जी जरूर, हमने देखा है राज्यों जैसे मध्य प्रदेश देख लीजिए, गोवा गवर्नमेंट देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, इनकी जो लोकल बॉडी है, चीफ मिनिस्टर हैं, ये आगे बढ़ के काम करते हैं, डिसीजन देते हैं। एक छोटी सी बात मैं देखूंगा, जैसे मैंने बिहार के लिए हरदम सोचा कुछ न कुछ एक कई स्टेटों में स्पेशल छूट दी गई है। जैसे हमने देखा है कि उत्तरांचल में, पंतनगर में, हरिद्वार साइड में कैसी छूट दी गई है जहाँ की अमेजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उस बैकवर्ड एरिया में। बिहार से जैसा अपॉर्चुनिटी और कहाँ मिलेगी अगर बिहार गवर्नमेंट उसको करे कि जहाँ पे कि एक्स्ट्रा इंसेंटिव ऑन द इनकम टैक्स, ऑन द सेल टैक्स मिले। आई थिंक सबसे बड़ा अट्रैक्शन, अगर कोई टीम वहाँ जाके देखे, कंप्लीट उत्तरांचल जो कि टीम वहाँ इंडस्ट्री गई है, छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ, हजारों इंडस्ट्रियाँ गई हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा जो मिलना चाहिए वो जरूरी है और वो मिलना ही चाहिए, हर हालत में मिलना चाहिए। ये इनकी इससे ज़्यादा ज़रूरी देश के लिए कोई काम हो ही नहीं सकता है कि स्पेशल दर्जा बिहार को। और आप उसका प्रूफ दे सकते हैं उत्तराखंड में जाके कि किस तरह से वहाँ इंडस्ट्रियल उद्योग विकसित हुआ है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी, आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे कि क्यों स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, क्यों मांग रहे हैं? देखिए, हम तो ये 2006 से इस मांग को उठा रहे हैं और हमारे असेंबली में और बाद में लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी यूनानिमस रिजोल्यूशन पास हुआ। प्रधानमंत्री जी से ऑल पार्टी डेलीगेशन मिलना चाहता, उस समय नहीं निकाल पाए, ये अलग बात है। लेकिन बाद में जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक बड़े पैमाने पर सिग्नेचर कैंपेन कराया गया और हमने कहा था 1 करोड़ लोगों का सिग्नेचर इकट्ठा करें। आपको जानकर खुशी होगी कि सिग्नेचर इकट्ठा हुआ 1 करोड़ 16 लाख से भी ज्यादा। और जब पीएम से मिलना चाहे तो अंत में उन्होंने समय दिया जेडीयू के डेलीगेशन को और एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बना दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया हमारी डिमांड को, ये कहते हुए कि 5 क्राइटेरिया है, उसमें 2 यानी पर्वतीय राज्य होना चाहिए और कम आबादी होनी चाहिए। ये बिहार फुलफिल नहीं करता। हमने कहा ये तो भावना की चीज है ना, पिछड़ापन की बात है। ठीक उससे उल्टा, हम पर्वतीय राज्य नहीं है लेकिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय कारणों से हिमालय से, नेपाल से नदियां निकलती है और उत्तर बिहार को तबाह करती है। ये कोई बिहार के हाथ में तो है नहीं, ये सारे इशू तो सेंटर को देखने। खैर, और दूसरी बात, हमारी उनकी कम आबादी है तो हमारी सबसे ज्यादा आबादी है जिसका जिक्र अभी यूके सिन्हा साहब कर रहे थे। तो ये अगर इच्छा हो, भावना क्या है, पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष राज्य का दर्जा हमको क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि इससे निजी पूंजी निवेशक आकर्षित होंगे। अभी जब उत्तराखंड में इतने लोग अपना यूनिट लगाने गए, क्यों? इसलिए कि सर्टेन कंसेशंस थे। बिल्कुल। अगर उसी तरह का कंसेशन बिहार जैसे राज्य को मिल जाता है तो यहाँ और तेजी से लोग पूंजी लगाएंगे, डिजर्व करता है और डिजर्व करता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। जो समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं उसको अटेन करेंगे। हमने ये कहा है और लगातार हम अपने अभियान में ये कहते हैं कि भाई क्राइटेरिया बदली, एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाइए और नेशनल एवरेज हमारे यहाँ एक है, चाहे पर कैपिटा इनकम हो, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर नेशनल एवरेज एक है, उससे हम तो नीचे हैं, इसलिए हमें दीजिए। और कोई राज्य नेशनल एवरेज के नीचे है तो उसको कम से कम नेशनल एवरेज तक ले जाने के लिए आप उन सबों को इस तरह की सहूलियत दीजिए।
स्पेशल कैटेगरी स्टेट में क्या मिलता है? नंबर 1 टैक्स कंसेशंस है इन्वेस्टर को, तो उसमें वो पूंजी लगाते हैं, कल कारखाने खुलते हैं, रोजगार का अवसर पैदा होता है। हमारी जवान पीढ़ी बैठी हुई है, स्किल्ड है, उसको काम मिलेगा। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट यही है, एम्प्लॉयमेंट यही है। और दूसरी बात है कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसमें जो स्टेट का शेयर है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में घटता है, तो उतना घटेगा तो हमारे पास राज्य योजना और लेने की गुंजाइश बढ़ेगी। बिल्कुल। तब तो हम और नए इनिशिएटिव लेंगे गवर्नेंस में। अब लड़कियों को साइकिल की योजना, ये विकास का प्रतीक बन गया जिसकी आपने चर्चा की। 1,70,000 लड़की सिर्फ क्लास 9 में जाती थी बिहार में, आज उनकी संख्या हो गई 6.5 लाख। 4 साल के अंदर है कोई देश का प्रोग्राम जिसने इतना वुमेन एम्पावरमेंट किया हो, एडुकेशन में इतनी बड़ी छलांग लगाई हो, क्वांटम जंप? है कोई योजना बता दीजिए। बिल्कुल। ये कोई सेंटर के मदद से तो है नहीं, स्टेट प्लान की स्कीम, एक स्कीम हमने शुरू की और उसने लड़कियों की शिक्षा में कितना बड़ा योगदान किया। तो अगर हमारे पास राज्य योजना लेने के लिए और पैसा बचेगा तो हम इस तरह की योजनाएं लेंगे। बिल्कुल। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अगर बिहार जैसे राज्य को अब नहीं देंगे तो कब देंगे और किसको देंगे? हम टेक ऑफ स्टेज में हमने साबित कर दी है अपनी पात्रता कि हम कर सकते हैं। कठिनाइयों के बावजूद हम अपनी सड़कों को सुधार सकते हैं, कठिनाइयों के बावजूद हम हेल्थ सिस्टम को सुधार सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्कूलों तक पहुंचा सकते हैं। हमने आज करके दिखाया है। जो बेलगाम माना जाता था आज लॉलेस स्टेट मानते थे लोग, वहां लॉ एंड ऑर्डर आज कोई मुद्दा नहीं है, सब लोग इसको स्वीकार कर चुके हैं। तो किसको मिलेगा और कब मिलेगा? इसलिए हमारा तो अभियान चल रहा है और बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। और 4 नवंबर को आप यहां कर रहे हैं, इसके ठीक बगल में ये गांधी मैदान है, इसका साइज देख लीजिए। नहीं, बिल्कुल। शायद इतना बड़ा मैदान तो देश के किसी शहर में नहीं है। यही लोग अपने हक की आवाज बुलंद करेंगे। और बड़ा मैं धन्यवाद देता हूं अनिल अग्रवाल जी का, आखिर ठहरे तो बिहारी ना। बिल्कुल। और इसमें हम एज CNBC आवाज हम लोग तटस्थ नहीं है, हम भी ये मानते हैं कि स्पेशल स्टेटस का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे मिलना चाहिए। वहां भी हमने आज 5 इंडस्ट्री वहां लगाई है। हमारे पास कोई उपाय नहीं था वहां के अलावा। अच्छा, अगर स्पेशल स्टेटस न भी हो तो आप यहाँ क्या लगाएंगे? हमने जैसे कहा कि जैसे हम देख रहे हैं जो नेचुरल मुद्दा है, जो नेचुरल चीज है, हमने प्रोसेसिंग भी देखा। ये जो नेचुरल चीज है जैसे शुगर है, ये अमेजिंग शुगर है जिसमें कि हम पेपर में है। आप पेपर की इतनी फैक्ट्रियां लगेंगी यहाँ पे, पेपर मिल बगास बेसिक कर सकता है। हमारे फॉरेस्ट काट के आप पेपर नहीं बना सकते हैं। पूरी दुनिया में यही कहा गया है कि बगास बेस्ड पेपर बनाइए। पूरी दुनिया में आज ब्राजील में पूरा का पूरा बायोफ्यूल चल रहा है, वो सब उससे ही बकता है। और हमारे यहाँ जितना बिहार में, हम तो यहाँ पैदा हुए हैं, जितना हमने देखा है वो तो सर एक डिबेट लाखों हमने मीलों में देखा है कि बैलगाड़ियां लदी हुई हैं, जा रही हैं। अब वो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से सब खराब हो गया। सर एक डिबेट और होती है, आके खड़े हो गए बसिया की तरह। बिल्कुल। लीडरशिप की सारी चीजें बातें हैं। तो सर एक डिबेट ये रहती है ना कि कितना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, कितने MOU साइन हुए, कितने इंप्लीमेंट हुए। तो अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आपका ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है या MOU है या डिसीजन है कि आप लगाएंगे? नहीं, तीनों चीजें साथ में। एक सोशल में मैंने इनको पहले भी कहा था, किसी भी तरह का, आज मैं सबके सामने बोल रहा हूं कि 100 करोड़ रुपए का चेक आज मैं काटने के लिए तैयार हूं। कोई भी ऐसी संस्था बना रहे हो जिसमें कि आप कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग इंस्टीट्यूट कुछ भी करेंगे तो मेरी तरफ से सहयोग मान लीजिए। ये मेरा कमिटमेंट है। हाँ जी। इनफैक्ट ये मजाक की बात नहीं है। मैं आपसे एक बहुत संजीदा नोट पे बताना चाहता हूं सर कि यहाँ आने के पहले अनिल अग्रवाल साहब ने जब मुझसे चर्चा की इस कार्यक्रम में क्या करना होगा, तो उन्होंने सामने से कहा कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूं कि मैं कुछ वहां करूं
और क्या क्या आइडियाज़ आप इसमें समझते हो कि करना चाहिए, और शायद मैं अनाउंस करूंगा मेरी इस यात्रा के दौरान, तो इसलिए वो मैं अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइट कर रहा था। आइडियाज के तुम अक्सर उधर बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। जन्मेजय जी, आपसे थोड़ी सी टूरिज्म पर बातचीत हुई जो आज आप इस कार्यक्रम में करने वाले भी हैं। मान लीजिए मैं इसको इधर और के रूप में रख दूं कि स्पेशल स्टेटस नहीं मिलता है, एग्रीकल्चर मिले, लॉन्ग हॉल को नहीं मिलेगा तो फिर किसको मिलेगा? हमारे यहाँ इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, आप पहाड़ी जिले को देंगे, पहाड़ किस बेसिस पे दे रहे हैं? बिल्कुल, वहां तो एम्प्लॉयमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ तो अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे यहाँ स्पेशल स्टेटस देंगे किसको देंगे? चलिए, तो ये तो डॉक्टर साहब से नाराज हैं, लेकिन हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब के पास। जन्मेजय जी, टूरिज्म के बारे में, ट्रैवल के बारे में, मुझे लगता है कि एक लो हैंगिंग फ्रूट है और शायद एक किसी भी बृहद विजन में जब आप देखते हैं तो प्रायोरिटी के तौर पर शायद नीचे आता है। मुझे लगता है कि देश का सबसे बड़ा टूरिज्म मैग्नेट बिहार बन सकता है जब अभी आंकड़ा आपने दिया कि 60 लाख में 10 लाख टूरिस्ट यहाँ आते हैं, डोमेस्टिक टूरिस्ट करीबन 1.86 करोड़ आते हैं, तो इतनी कठिनाई के बाद आते हैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप कैसे इसका रोड मैप देखते हैं? देखिए, पहले तो एक चीज इसमें मानना पड़ेगा कि 5 साल में जितने बढ़त हुई है टूरिज्म में इन बिहार, हमको तो एक्चुअली शॉक लगा जब हम ये आंकड़े देखे कि बिहार में ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट आते हैं देन गोवा, तो थोड़ा सा सरप्राइज, हमको बिल्कुल शॉक लगा। और एक्चुअली 10 लाख जो आ रहे हैं वो काफ़ी जापान से आ रहे हैं, काफ़ी श्रीलंका से आ रहे हैं, काफ़ी बुद्धिस्ट साइट्स पर आना चाह रहे हैं। तो देखिए, हज में लोग जाते हैं, बाइबल लैंड में लोग जाते हैं, तो बुद्धिस्ट जापान में है, चाइना में है, श्रीलंका में है, थाईलैंड में है, सब आना चाहते हैं। और इस पर जो है काफ़ी, अब जो हम लोग पहले तो एक नेशनल लेवल पर आ गए, अब ये कैसे बेंचमार्क बन जाए बिहार फॉर टूरिज्म, उस पर सोचना है। ये नहीं कि बेंचमार्क, तो हम लोग अब नेशनल लेवल पर तो आ गए हैं। हमको तो एक्चुअली जब हम नंबर्स देखे तो हमको काफ़ी खुशी हुई कि इतना हद तक आगे बढ़े। अगर कहीं अब बेंचमार्क बनना है तब काफ़ी क्रिएटिवली इसको सोचना पड़ेगा कि बुद्धिस्ट, जैसे कि हम लोग के एक ऑब्जर्व जापान के काउंसिल में, काउंसिल एम्बेसी में, श्रीलंका में, चाइना में, कैसे हम लोग इनका यहाँ पर जो फोकस्ड टूरिज्म ऑन फॉर बुद्धिज्म कि ये बुद्धिस्ट सेंटर, एक तो वो स्ट्रीम लेना चाहिए। और फिर अभी जो है काफ़ी लोग अपने चार्टर में आते हैं, चले जाते हैं, कुछ खर्च नहीं करते हैं। हम लोग को चाहिए कि वो यहाँ पर तो कुछ खर्च भी करें, और उसके लिए क्या क्या चाहिए वहाँ पर। अब हम लोग जापानीज के वीडियो बना दें, उनको बुद्धा का स्टोरी बताएं कि कैसे यहाँ से वो जापान गए और क्या किए। जापान में तो आपको ये मिलेगा नहीं, हम और जापान में काफ़ी खोजे हैं, नहीं मिला है। तो यहाँ पर हम लोग इस पर कहीं कुछ करना शुरू करें तो ये 10 लाख कहीं हम लोग, इसका क्या टारगेट होना चाहिए। देखिए, थाईलैंड में, इंडिया में तो 60 लाख आते हैं, थाईलैंड में उसका 3 गुना ज़्यादा आते हैं। और थाईलैंड में आप बताइए कि इंडिया को आप सोचिए और थाईलैंड को सोचिए, तो हम लोग को तो 4 गुना और बिहार में होना चाहिए थाईलैंड से। बिल्कुल। तो इस पर ये एक चीज़ है कि हम लोग का जो लेवल है वो तो एक डिफरेंट लेवल पर पहुंच गए हैं। अभी जो ओरिजिनल जो वरी और कंसर्न था वो तो हट गया, मगर अब इसको बढ़ावा देना है, उस पर 4-5 चीज़ किया जा सकते हैं और उस पर मैंने चर्चा करना चाहिए। हमको तो इसमें होप बहुत स्ट्रांग लगता है। बिल्कुल। सिन्हा साहब, कल प्रकाश झा जी से बात हो रही थी, उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा दिया कि यहाँ का बिग बाजार सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लेके आता है देश भर में। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा था सर कि मर्सिडीज़ की जब डीलरशिप खुली तो तुरंत 14 गाड़ियाँ पटना में बिकी। एक और आंकड़ा है, 80,000 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड थी यहाँ पर 2005 में, जो 2011 का आंकड़ा है शायद 4 लाख के आसपास, अब तो और भी बढ़ गया होगा, 5-5 लाख के ऊपर चला गया होगा। फंडामेंटली बिहार इस गरीबी के बाद जहाँ 8,000 से लेकर 18,000 करोड़ के पर कैपिटा इनकम में आया, कंज्यूमर इकोनॉमी है, सेवर्स इकोनॉमी है। और कल आपने एक कार्यक्रम में शिरकत की थी जिसमें इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए 2,000 लोग रजिस्टर्ड होकर के आए थे। हम लोग बिहार को, अब चूंकि बिजनेस चैनल है तो इन्वेस्टमेंट की दुनिया से थोड़ा सा दूर मानते हैं कि अभी ये 3rd ऑर्बिट में है, मुझे लगता है सेंटर में है। आपका इस पर क्या कहते हैं? कल जो कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ रखा था वो बिहार में प्रथम कार्यक्रम था इन्वेस्टर एजुकेशन का, और पहले हम लोग इसी हॉल में वो कार्यक्रम करने का सोच रहे थे, लेकिन जो उत्साह देखा तो हमें श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जाना पड़ा, और कल वहाँ 2,000 से अधिक लोग थे। दूसरी बात है कि उसमें अधिकांश युवा वर्ग के लोग थे,
तो एक अच्छी बात जो यहाँ हो रही है कंज्यूमरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में जो आप पूछ रहे हैं या सेविंग के कॉन्टेक्स्ट में, कि यंग लोगों के पास अब सरप्लस आ रहा है। उनके पास ऐसा सरप्लस है जिसको वो सोच सकते हैं कि हम खर्च करें या फिर उसको हम कहीं इन्वेस्टमेंट करें। और कल जो मीटिंग हमारी मात्र 1 घंटे की थी, वो मीटिंग लगभग 3 घंटे चली। इस प्रकार के प्रश्न आए और इस प्रकार लोगों ने उतना उत्साह दिखाया और जानकारी हासिल करने की चेष्टा की। और मैं समझता हूं कि इस तरह के और कार्यक्रम की यहाँ आवश्यकता है। सेबी का एक कार्यालय भी हम यहाँ खोल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो यंग आदमी है, या आप देखिए कि यहाँ जो पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, 5 वर्षों में बिहार में जो पर कैपिटा इनकम की वृद्धि हुई है वो देश की वृद्धि से बहुत ज़्यादा अधिक है। 48% हुआ है नेशनल लेवल पे, बिहार में 60% हुआ है। इस प्रकार की जो वृद्धि हुई है उसका मतलब है कि यहाँ पे लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है। और आप बहुत से ऐसे उद्योग हैं या सेक्टर हैं जहाँ 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है साल दर साल। तो इसका लाभ ये होगा, ऑफकोर्स फुटफॉल्स बढ़ेंगे, मॉल में लोग जाएंगे, खर्च करेंगे, लेकिन वो अब इन्वेस्टमेंट के लिए भी सोच रहे हैं। और हमें खुशी ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट बिहार के लोग करें तो बिहार के विकास में यहाँ के उद्यमियों के लिए एक अच्छा माहौल बनेगा। बिल्कुल। एक छोटा सा उदाहरण इसमें मैं देना चाहता हूँ। जो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं टेलीविजन की, अगर आप 5-7 साल पहले देखें तो बिहार बेस्ड सीरियल नहीं आते थे उसमें ज़्यादा। बिल्कुल। गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, ये सोशल बेस के सीरियल बनते थे। लेकिन पिछले कुछ 2-3 साल में आप देखेंगे कि बिहार बेस्ड सीरियल बहुत आ गए। उसके 2 कारण, एक तो टैम ने अपनी मार्केट बिहार में कवरेज शुरू कर दी है, पहले वो कवर नहीं करते हैं। बिल्कुल। दूसरा ये कंज्यूमर स्पेंडिंग, क्योंकि टेलीविजन सीरियल जो है वो कंज्यूमर स्पेंडिंग को फॉलो करता है, और जहां कंज्यूमर स्पेंडिंग होती है वहां टेलीविजन सीरियल का बेस होता है। तो वो भी एक नॉट जस्ट इन्वेस्टर, एक टेलीविजन सीरियल का भी। बिल्कुल। और राघव, इसमें मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि पिछले वर्षों में बिहार और थोड़ा बहुत यूपी तो वैसे पहले भी था, इनके केंद्रित स्क्रिप्ट्स पे, कहानियों पे बहुत सारी फिल्में एक बहुत नए रिन्यूड कॉन्फिडेंस के साथ और एक बड़े ग्लोबल एस्पिरेशंस के साथ फिल्में आई हैं जो बिहार को नए ढंग से रिडिफाइन कर रही हैं और इस न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस को एंजॉय कर रही हैं। इस तरह की कहानियां। एक हमारी फिल्म भी थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, वो शायद नया बिहार नहीं दिखाया, उसने पुराना बिहार दिखाया, लेकिन वो एक बहुत जबरदस्त क्रिएटिव एक्सप्रेशन था। ये बिल्कुल ठीक इन्होंने याद दिलाया। वासेपुर बहुत रही वो। हाँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर के 2 एपिसोड जो आए थे, दो जो फिल्म्स थी, वो हमारी एक जो सिस्टर कंसर्न है वायाकॉम 18 उसकी तरफ से आई थी। उसमें हमने पैसे वैसे कमाए। बिल्कुल। विनीता जी, ये कंज्यूमर इकोनॉमी ऐसी है कि अगर बिहार का भला करने के लिए प्राइवेट सेक्टर न भी आना चाहे तो 10 करोड़ की आबादी से पॉकेट से पैसा निकालने के लिए आएगा। कितना आएगा, क्या क्वांटम है, कितनी दिलचस्पियां होंगी, कौन कौन से सेक्टर में आएगा? देखिए, अगर आप कंज्यूमर की तरफ से देखें तो बिहार के कंज्यूमर्स आर रेडी टू स्पेंड ऑन एवरीथिंग। आपने अभी स्टेटिस्टिक्स दिया, गाड़ियों की सेल, वाइट गुड्स की सेल, हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में मैंने आपसे पहले ही कहा, जैसे हमारी जैसी कंपनियां हैं, या मैं अगर सारा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर लूँ, पैकेज्ड गुड्स, आप देख लीजिए साबुन से लेके शैम्पू तक, खाने पीने के मामले में जो बिहार का ग्रोथ रेट रहा है, दैट इज हायर दैन द नेशनल ग्रोथ रेट। तो एफएमसीजी में करीब 20 to 22% का ग्रोथ रेट बिहार दिखा रहा है। अगर आप वाइट गुड्स देखिए उसमें भी है, और उसका रीज़न बहुत सिंपल है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से लोगों के हाथ में पैसा है, एस्पिरेशंस हैं, जैसे आपने कहा था यंग लोग हैं, एवरीबडी वांट्स टू स्पेंड वेल, लुक गुड, हैव अ गुड टाइम, एंड उस लिहाज से आई थिंक बिहार इज वेरी वेल पोइज्ड फॉर अ वेरी बिग बूम इन ग्रोथ। बिल्कुल। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी, इस बूम को कैप्चर करने के लिए हालांकि आपने भी बात कही है और आप उसमें काफ़ी ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं कि कैसे उसको ठीक किया जाए। बिजली की बात आ जाती है, पहले उपलब्ध नहीं थी, अब उपलब्ध तो है, लेकिन जिस विकास की ज़रूरत है उसके लिए जितना चाहिए वो कितना रियलिस्टिक आपका असेसमेंट है कि इस चुनौती को आप कैसे, व्हाट नेक्स्ट? इस चुनौती को हमने स्वीकार किया है और हर बिजली के हर पहलू पर, चाहे वो जनरेशन हो, आपको आश्चर्य होगा कि बिहार एकमात्र स्टेट था जहां बिजली का जनरेशन नहीं होता था। कभी था, बंद हो गए थे 2-2 प्लांट, कांटी और बरौनी के, और बाकी जो प्लांट बने थे वो झारखंड में चले गए।
तो इस हालत से काम शुरू हुआ। अब बरौनी और कांटी दोनों का रेनोवेशन मॉडर्नाइजेशन अंतिम चरण में इस साल पूरा हो जाएगा। तो एक तो पुराने प्लांट से भी बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर हमारा कांटी मुजफ्फरपुर का एक्सपेंशन एनटीपीसी के साथ मिलकर हो रहा है, लगभग 400 मेगावाट उसका, उस पर काम चल रहा है। बरौनी में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 250 मेगावाट की 2 यूनिट हम लगा रहे हैं और उसी के लिए कोल लिंकेज हम 2006 से मांग रहे हैं। कोयला किसको किसको मिल गया, लेकिन बिहार सरकार को एक प्लांट के लिए कोल का लिंकेज नहीं मिल रहा था। तो बड़ी मुश्किल से इस बार प्रधानमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया तो टैपरिंग कोल लिंकेज हमें मिला है। एनीवे अब काम आगे बढ़ जाएगा। फिर एनटीपीसी के साथ मिलकर नबीनगर औरंगाबाद में हम प्लांट लगा रहे हैं 660 मेगावाट की 3 यूनिट और उसका एक्सपेंशन 2 यूनिट और से भी करने का इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो चुका है। बहरहाल 2000 मेगावाट का तो आ ही रहा। बिल्कुल। तो बिहार सरकार उसमें 50% शेयर कर रही है एनटीपी के साथ मिलकर के, तो उसका लगभग 69% हमें मिल जाएगा। फिर यहाँ एनटीपीसी के जो प्लांट थे हम लोगों ने एनडीए के ज़माने में बाढ़ में किया था, तो उसमें उस समय की सरकार ने ध्यान नहीं दिया था, बिहार में बिजली मांगा ही नहीं था। खैर हमने बड़ी कोशिश की है, तो उसके एक्सपेंशन में तो 50% और पुराने स्टेज 1 में लगभग 26% की बात हो गई है और हम चाहते हैं उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से अगले 2-3 वर्षों में बिजली उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा अगल बगल ईस्टर्न रीजन में जो पावर प्लांट आ रहे हैं उसमें भी बिहार का जो शेयर होगा, प्लस इसके बाद हम लोगों ने जो बाजार से भी बिजली का एग्रीमेंट किया है लॉन्ग टर्म भी, तो 1000 मेगावाट बाजार से भी खरीदेंगे। और ऊपर से सेंट्रल सेक्टर कोटा पर हम निर्भर थे, तो नेचुरली एक्सपेंशन ईस्टर्न रीजन में हो रहा, तो कोटा भी हमारा बढ़ेगा। तो मैं समझता हूं 2 से 3 साल के बाद बिजली की उपलब्धता समस्या नहीं, हाँ उसका ट्रांसमिशन नेटवर्क, सब ट्रांसमिशन नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इस पर काम चल रहा है और काफ़ी तेजी से हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जी, कल सिन्हा साहब ने बताया कि एक आपकी और योजना है, वो कितनी सिग्निफिकेंट होगी इस पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स में, नीचे मछली ऊपर बिजली। जी, उसी बिजली का है वो तो सोलर एनर्जी के लिए, और वो आइडिया बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ इस तरह की ज़मीनें बहुत हैं जो वाटर लॉक्ड रही हैं। एक एरिया को और गहरा कर दिया जाए, कुछ को रिक्लेम किया जाए थोड़ा, ये स्ट्रेटजी अपनाते हुए, और नीचे फिशरी हो और ठीक उसके ऊपर सोलर प्लेट्स लगे, तो जो अलग से सोलर एनर्जी के लिए ज़मीन की ज़रूरत है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। और हमारा जो उस तरह का लो लाइंग एरिया है उसमें फिशरी को भी बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल। और उसके अलावा हम सोलर एनर्जी भी ले पाएंगे। तो ये योजना है, इस पर एक जगह हम खुद देख आए जो किसानों की अपनी ज़मीन है और बहुत उत्साह है वो समस्तीपुर जिले में। बिल्कुल। इस चर्चा को अब समाप्त करना होगा, 12:30 बज गए हैं, यही समय था कार्यक्रम का। एक चर्चा को मैंने मुख्य एजेंडा नहीं बनाया था राघव, और इस पर मैं आपकी टिप्पणी लेना चाहूँगा, क्योंकि अब भूतकाल का, इतिहास का विषय हो गया है। बिहार के बारे में जातिवाद का इस्तेमाल करते थे शब्द, अनगवर्नेबल कहते थे कि सामाजिक टकराव है, जो सामाजिक बदलाव की लड़ाई थी उसको हम लोग मीडिया नैरेटिव में टकराव लिखते थे। सडनली वो बातचीत गायब है। तो कुछ तो जनता ने किया है, नई पीढ़ी ने किया है, कुछ मुख्यमंत्री जी ने किया है कि ये सामाजिक संघर्ष, बदलाव, टकराव सब कुछ बदल करके एक सामाजिक समरसता में बदल गया है। मेरी राय ये है कि बिहार, भारत के लोकतंत्र को अगर हमें कोचिंग क्लास माने तो बिहार उसका प्रिंसिपल है, बिहार उसका हेडमास्टर है। आप इस कास्ट और रिलीजन और पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। मैं आज पटना से ये लेके जा रहा हूँ, आपकी राय जानना चाहूँगा। नहीं, बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि वो पुराने बिहार की स्टोरी थी। आप देखिए कि जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हुई, यंग पॉपुलेशन की बात हुई, आज का जो 20-25 साल का जो नौजवान या लड़की है उसको बहुत कम इंटरेस्ट है उन नेगेटिव चीज़ों में। वो बहुत एक एस्पिरेशनल जनरेशन है, और वो एस्पिरेशनल जनरेशन रिस्पॉन्ड करती है पॉलिटिकल लीडरशिप को, अगर उसको ठीक पॉलिटिकल लीडरशिप मिलती है। तो सबसे बड़ी बात मेरे हिसाब से द प्राइमरी फोर्स वो है। उसके बाद ये जो सारी आपने बातें कही जो है उसको इम्पेल करती है, वो ये एक
मैनिफेस्ट होता है जब एंटी इनकम्बेंसी मूड प्रो इनकम्बेंसी बन जाता है। और आपने दिखाया, और कई और हिंदुस्तान की स्टेट्स में भी हो रहा है, कि प्रो इनकम्बेंसी हो रही है उस लीडरशिप के लिए जिसको पॉपुलेशन रिस्पॉन्ड करती है। तो एजेंडा जो गवर्नेंस का है वो नेगेटिव से अब पॉजिटिव होता जा रहा है। एस्पिरेशन सिर्फ उसको रिस्पॉन्ड करती है जिसका पॉजिटिव एजेंडा ऑफ गवर्नेंस है। तो ये बिहार में तो सबसे ज्यादा साक्षात यू कैन सी इट। बिल्कुल। सर, अंत में ये कहना चाहूँगा कि CNBC आवाज़ जब राघव ने हमको मैंडेट किया शुरू करने के लिए, तो ये नहीं था कि ये बिजनेस चैनल होगा या कंज्यूमर चैनल होगा। ये था कि देश में और बिजनेस और इकोनॉमी में अगर आर्थिक लोकतंत्र लाना है तो ये चैनल उस अभियान के रूप में चले। तो आपके सहयोग और सानिध्य से हमने उत्तर उदय का आयोजन किया था, जिसमें आप शामिल हुए थे, सिन्हा साहब पटना में शामिल हुए थे। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे लिए ये एक जुनून है, एक जज्बा है जिसके तहत हम ये करते हैं। और आज बिहार की ये जो बातें हैं आप देखेंगे, अगर गूगल सर्च करिए तो मीडिया नैरेटिव, आप उसकी बार बार मैं जिक्र इसलिए करता हूँ कि आप टाइप करिएगा यूपी मर्डर, बिहार कुछ निगेटिव बयान, ये नैरेटिव है। और ये जो अंडर करंट है, ये जो दूसरी स्टोरी है, ये जो इको पार्क में 10,000 लड़कियां और औरतें और बच्चे और बुजुर्ग जो घूमने के लिए निकलते हैं, या जो बुद्ध स्मृति पार्क का आपने ग्लोबल म्यूजियम बनाया है, ये कहानी दबी हुई है। इस कहानी की आवाज़ को बढ़ाने की जिम्मेदारी इधर नहीं, कुछ इधर भी है, शायद हमारी तो है ही। आपने चूंकि जिक्र किया तो मेरे वेल डिजर्व 30 सेकंड है सर। इन्होंने कहा तुम बिहार बहुत पहले छोड़ करके चले गए थे, तो मेरे 30 सेकंड लूंगा, क्योंकि मैं प्राउड बिहारी हूं। 1981 से मैं मुंबई गया हूं, मुंबई का मेरा पता है और बिना परमिट के रह रहा हूं। आप सब यहां आए और मुख्यमंत्री जी आपने इस आयोजन के लिए अपना बहुत कीमती वक्त निकाला, और इतने बड़े मेहमान हमारे साथ हैं, अनिल जी, जन्मेजय जी, राघव, सिन्हा साहब, विनीता, आप सब लोग स्पेशली इसके लिए आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।